फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल फ्यूचर टॉपर्स। माय नेम इज खुशबू रानी। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हो, आपको मेरे टॉपिक्स क्लियर हुए हो। टुडे वी आर स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आज हम उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करते हैं। अगर टाइम रहेगा तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आपको इसके प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। होता क्या है? फर्स्ट चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारी बैलेंस शीट का एनालाइज करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही बैलेंस शीट होता है। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले जो कंपनीज एक्ट आने से पहले बैलेंस शीट बोला जाता था। बैलेंस शीट क्या इसका मतलब क्या है कि एनालाइज करना। हमने बैलेंस शीट को इस तरह से एनालाइज करना ताकि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके, कितना बिजनेस में लॉस हो रहा है, कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो जो हमारी मॉनेटरी कंडीशन होगी बिजनेस की वो अच्छी है, मतलब फाइनेंशियली हमारे बिजनेस की कंडीशन अच्छी है। अगर वो डेफिशिएट में जा रहा है तो कंडीशन में अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लॉस की तरफ लेके जा रहा है बिजनेस को। और अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ही अच्छी नहीं होगी तो हमारा बिजनेस ग्रोथ कैसे करेगा। अब हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस are the method of check the financial statement of company. It has include two methods of the analysis of statement. फर्स्ट क्या है? वो है एनालिसिस, सेकंड इंटरप्रिटेशन। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? जो हमें हेल्प करती है हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने में। वो कैसे चेक होते हैं? टू मेथड से होती है, एनालिसिस के थ्रू और इंटरप्रिटेशन के थ्रू। अब हम इनके मीनिंग भी पढ़ेंगे कि एनालिसिस होता क्या है और इंटरप्रिटेशन क्या होता है। मेन की पॉइंट क्या याद रखना है इसमें कि ये फाइनेंशियल पोजीशन देखता है बस बिजनेस की, जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है डिक्रीज। अगर कैपिटल हमारी अच्छी बन रही है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन है, हमें कोई लॉसेस नहीं है, कोई कर्जे नहीं है, हमारी कैपिटल हो रही है। अगर बाय चांस डेफिशिएट हो रहा है तो कैपिटल नहीं मिल रही, उल्टा पैसा हमारा बाहर जा रहा है, बिजनेस में नहीं लग रहा है, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का की पॉइंट फाइनेंशियल पोजीशन, ये मेन की पॉइंट है। और ये 2 पॉइंट याद रखने हैं मीनिंग में कि एनालिसिस पे डिपेंड करता है और इंटरप्रिटेशन में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एनालिसिस क्या होता है, क्या इंटरप्रिटेशन होता है और एनालिसिस की क्या ऑब्जेक्टिविटी होती है, ये अब हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। क्या होता है? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस इज द मेथड ऑफ डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ फर्म। ठीक है, ये तो एनालिसिस था हमारा। फिर आता है इंटरप्रिटेशन। क्या होता है? is the method of describe the solutions of the problems of any financial statement। देखो,
सिंपली क्या है, पहले एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या, एनालाइज करना, शुरू से लेकर एंड तक उस डेटा को पूरा छांटना, चेक करना, ताकि हमें कोई भी जो उसमें प्रॉब्लम हो, जो उसकी सिचुएशन हो, उसका पता चल सके। ठीक है, ये था एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, उसको इंटरप्ट करना। इंटरप्ट कैसे करेंगे हम, उसके जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढकर, एनालाइज करने के बाद हमें प्रॉब्लम पता चल गई, फिर उसके सोल्यूशन को ढूंढकर हम उसको इंटरप्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम पता चल गया, अब हम इसका अगर ये सोल्यूशन अप्लाई करेंगे तो आगे जाके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये सिचुएशन द्वारा क्रिएट नहीं होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन पर्पस ही क्या होता है कि अगर हमारे साल में बैलेंस शीट में कोई इशू होता है या फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई इशू आता है, तो उससे रिलेटेड अगर सोल्यूशन को हम टाइम टू टाइम निकाल सके, जिससे कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमें प्रॉफिट्स हो सके, डेफिशिएट ना हो, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एक्यूरेट रहे। तो आई होप आपको समझ आया होगा फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है। फाइनेंशियल एनालाइज स्टेटमेंट एनालिसिस में 2 पॉइंट्स होते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस में तो हम डिस्क्राइब करते हैं सिचुएशंस को, ये होता है मेन की पॉइंट इसका। और इंटरप्रिटेशन में हम जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं। आई होप आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस। क्या एनालिसिस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस, क्या एनालिसिस करते हुए के क्या क्या उद्देश्य, की किस वजह से एनालिसिस की जाती है, ताकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चल सके कि वो अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है इसका, कि एक्सेस करना कैपेसिटी को। ठीक है, टू एक्सेस द कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। देखो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है कि एनालिसिस से हमें प्रॉफिटेबिलिटी की कैपेसिटी का पता चलता है। कैसे पता चलता है, अगर फर्म में अच्छे से वर्क कर रही है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे से हो रही है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं ज्यादा। जितने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे उतना ज्यादा हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इसलिए एनालिसिस से क्या होता है, हम इंश्योर करते हैं, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं कि हमें आगे जाकर फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ प्रॉफिट हो, कोई लॉस ना हो। ठीक है, यह हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, हम जब पूरा एनालाइज करते हैं तब हम रिजल्ट निकालते हैं। एनालिसिस से हमें रिजल्ट पता चल जाते हैं। अगर हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कैपेसिटी अच्छी है तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जिससे हमारी इकोनॉमिक अच्छी होगी, इकोनॉमिक अच्छी रहेगी तो हमारी फर्म में वर्क अच्छा होगा। मतलब जितने भी साल वर्क करे, चाहे वो 5 इयर्स तक लगातार वर्क करे या 6 इयर्स तक, तो उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि हम हर साल उसका एनालिसिस करते हैं। अगर हर साल हम एनालिसिस करते हैं, हमें प्रॉब्लम का पता चलता है, हम उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर उन सॉल्यूशंस को वहां पे इंटरप्रिटेट करते हैं, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है उनको क्लियर किया जा सके, जिससे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। ये था फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट की इसमें कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। सेकंड पॉइंट क्या है इसका हमारा, ये क्या करता है, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाता है। क्या करता है, टू एक्सेस द एफिशिएंसी, द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ फर्म। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ में ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब जो भी ऑपरेशंस वर्क करते हैं कंपनी में, क्या होता है फर्म में जब भी बहुत से वर्कर्स भी काम करते हैं, बहुत से मैनेजमेंट भी काम करते हैं। ठीक है, अगर वो मैनेजमेंट अच्छे से वर्क करेगा तो फर्म भी अच्छे से काम करेगी, वहां का मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एफिशिएंसी अच्छा है तो फर्म अच्छे से वर्क कर रही है। ऑब्वियसली बात है, एनालिसिस की मदद से हम अपनी जो एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये है सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रॉफिटेबिलिटी की कैपेसिटी को बढ़ाता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारी जो एफिशिएंसीज है उनको भी इंक्रीज करता है, उनको भी बनाकर रखता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, क्या करता है, एक्सेस द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमारी जो भी पोजीशंस है फर्म की उनको इंक्रीज करता है। टू एक्सेस द
short term and long term positions of the firm। देखो थर्ड पॉइंट क्या बताते हैं कि कोई भी फर्म है उसमें शॉर्ट टर्म पोजीशंस भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होती है। शॉर्ट टर्म कैसे, जैसे कोई सुपरवाइजर है, ठीक है, उसने थोड़े समय के लिए वर्क किया, बाद में उसका प्रमोशन हो गया, वो मैनेजर की पोस्ट पे चला गया, वो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म पोजीशन। कि हर कंपनी में शॉर्ट टर्म पोजीशन भी होती है, लॉन्ग टर्म भी पोजीशन होती है, दोनों का एनालिसिस होता है जिससे हमें सिचुएशन का पता चलता है। एनालिसिस करने के बाद ही तो पता चलता है कि ये वर्कर अच्छे से वर्क करा, हम उसका प्रमोशन करें। प्रमोशन ही हमारा किस पे डिपेंड करता है, एनालिसिस पे, कि उसने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की है। ट्रेनिंग करने पर जब उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका जब डेटा चेक किया जाता है कि पिछले 3 महीने में उसने किस तरह कैसे वर्क किया है, उस रिपोर्ट को चेक किया जाता है, फिर रिजल्ट निकलते हैं। रिजल्ट के बाद उसको प्रमोशन दिया जाता है। इसलिए हमारा जो भी शॉर्ट टर्म पोस्ट हो गया, जो भी लॉन्ग टर्म पोजीशन होगी, वो सारी हमारे एनालिसिस पे डिपेंड करती है। तो एनालिसिस हमें क्या करता है, हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पोजीशंस को भी एक्सेस करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके बिना ना तो हमारा प्रमोशन हो सकता, ना ही हमारा डिमोशन हो सकता है। डिमोशन किस केस में होता है कि वो लॉन्ग टर्म पोजीशन का तो है ही है, बट वो काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो वो बाद में क्या होता है, शॉर्ट टर्म पोजीशन पे आ जाता है, छोटी पोस्ट पे आ जाता है, उसको कहते हैं डिमोशन। डिमोशन भी हमारे एनालिसिस पे डिपेंड करता है, प्रमोशन भी हमारा एनालिसिस पे डिपेंड करता है। इसे हमें इस तरह से वर्क करना चाहिए जिससे कि हमारी जो फर्म है ना, उसमें शॉर्ट टर्म पोजीशन और लॉन्ग टर्म पोजीशन पे जो भी वर्क कर रहे हैं ना, उसका हमारी फर्म पे कोई इफेक्ट ना पड़े, बल्कि हमारी फर्म एक्सेस करती रहे, मतलब वर्क करती रहे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस के। फोर्थ पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस का, इसमें क्या किया जाता है, टू आइडेंटिफाई द चेंज इन profitability and financial position of firm। देखो फोर्थ पॉइंट हमें क्या कहता है कि हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे फर्म में कितनी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये मैं आपको मीनिंग में ही बता चुका। एनालिसिस में क्या होता है कि हम एनालाइज करते हैं कि हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो पोजीशन अच्छी है, अगर डेफिशिएट्स होते हैं हमें, तो हमारी पोजीशन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स है तो हमारे फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इजीली अपना वर्क कर सकते हैं, बिजनेस में जितना मर्जी चाहे पैसा लगा सकते हैं। अगर डेफिशिएट्स हो रहे हैं उसमें, तो भी पैसा कहाँ से आएगा, मनी कहाँ से आएगा, सारा मनी तो बाहर जा रहा है, बिजनेस में लगे नहीं रहा, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी क्या चली जाएगी, डेफिशिएट में चली जाएगी। अगर प्रॉफिट है तो हमारी किस में चली जाएगी, इनकम, रेवेन्यू बनाएगी, हमारा कैपिटल बनाएगी, ठीक है, अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी के केस में। फाइनेंशियल पोजीशन हमारी प्रॉफिट और डेफिशिएट पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा इसमें, फिफ्थ पॉइंट है एक्सेस द प्रोग्राम प्रोग्रेस ऑफ द फर्म, टू access the progress of the firm over the period। ऑब्वियस सी बात है, एनालिसिस में हम प्रोग्रेस भी देखते हैं। कई बार फर्म में काम चल रहा होता है, फर्म में वर्कर्स काम करते हैं, तो हम प्रोग्रेस भी देखते हैं ना, किस प्रोग्रेस से। कुछ फर्म्स होते हैं इसमें प्रोडक्शन ही होता है, प्रोडक्शन वाली फर्म्स अलग होते हैं जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें प्रोग्रेस को देखा जाता है कि किस प्रोग्रेस से वो प्रोडक्शन कर रही है। अगर वो प्रोडक्शन अच्छे से कर रही है उस टाइम पीरियड में, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। वो कैसे पता चलता है, अगर कोई फर्म हर महीने प्रोडक्शन कर रही है, तो इसका मतलब वहां की सेल अच्छी है। अगर कोई फर्म 6 मंथ्स में ही एक बार रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन कर रही है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, उसका इतने अच्छे से वर्क नहीं चल रहा, मतलब काम नहीं कर रही फर्म, उसको कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। अगर हर मंथ किसी कंपनी में प्रोग्रेशन चलती रहती है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उसकी कैपिटल कंपनी के अंदर ही है, बाहर नहीं गई है। जो भी काम वो कर रही है उस पीरियड में, उससे उसका जो प्रोग्रेस है वो अच्छी है, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस के। टू
फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, टू हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो इस पॉइंट में क्या बताता है कि जो एनालिसिस है वो हमें डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम पता चल जाती है, उसके सोल्यूशंस होते हैं। सोल्यूशंस हम किससे ले सकते हैं, डिसीजन लेके। पहले अगर हमें प्रॉब्लम का पता होगा, फिर हम कंपनी के वर्कर्स या जो शेयर होल्डर्स है उनके साथ मेल जोल करके, उनसे बात करके, फिर हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमने ये डिसीजन लिया जिससे कि हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना, उसके एनालिसिस में क्या होगा, अच्छे से वो होगा, वर्क करेगी वो, हमारे एनालिसिस में चेंज होगा। सेवंथ पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट है, टू प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर गेनिंग द गेन्स। ये लास्ट पॉइंट है। ये क्या बताता है कि एनालिसिस की मदद से हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसे सोल्यूशंस मिलते हैं जिससे कि हम बहुत ज्यादा अपने जो गेन्स है, मतलब प्रॉफिट्स है, उनको इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉफिट हो गए तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से होगी, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एनालिसिस होता है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। ये मेन पॉइंट है हमारा कि बिना एनालिसिस के फाइनेंशियल पोजीशन को पता चल ही नहीं सकता। इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी काम बिना एनालिसिस के नहीं होगा, इसलिए एनालिसिस के मीनिंग का भी पता होना चाहिए। ये उसके ऑब्जेक्टिव है कि किन किन ऑब्जेक्टिव की मदद से ना हम अब एनालिसिस कर सकते हैं और अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। अगर बिजनेस में ग्रोथ अच्छे से चलती है, फॉर्म अच्छे से वर्क करती है, तो हमारी इकोनॉमिक भी अच्छे से होगी, उसकी जो कैपिटल होगी वो बिजनेस में ही रहेगी। अगर उसकी कैपिटल बिजनेस के अंदर है, बाहर नहीं है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उसको कोई लॉसेज नहीं हो रही, हर साल से प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बिजनेस अच्छी उस पे है। अगर उसको डेफिशिएट ही होते रहेंगे तो बिजनेस किस पे चला जाएगा, हमारे टर्मिनेशन की तरफ, बंद होने की कगार पे। क्यों प्रॉफिट क्या हो रहा है कि लगातार 3 साल तक उसकी जो कैपिटल है वो बाहर ही जा रही है, बिजनेस में तो लगी नहीं रही, ना तो प्रोडक्शन हो रहा उस कैपिटल से, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उससे क्या होगा, हमारा बिजनेस टर्मिनेशन की ओर जाएगा। इससे एनालिसिस अच्छे से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, वेरियस स्टेक होल्डर्स विद इंटरेस्ट। कि ऐसे कौन से स्टेक होल्डर्स है जो कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनके नाम बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा है स्टेक होल्डर, वो है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ध्यान से समझना पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या होता है, कि कोई भी कंपनी है ना वो बिना इन्वेस्टर्स के चल ही नहीं सकती, क्योंकि हर कंपनी में क्या आती है, इन्वेस्टमेंट आती है। तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या होता है, वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी को इन्वेस्टमेंट देता है, बट लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट क्या, या तो वो बोलता है कि मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दूंगा, बट आपको जो भी पूरे साल में प्रॉफिट होएगा ना, उसमें से आपको मुझे कुछ ना कुछ शेयर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को, एक कंपनी होती है ए और दूसरे होते हैं बी, ये इसको देता है इन्वेस्टमेंट, फिर बी, और वो बी को कहता है कि आपने मुझे अपनी प्रॉफिट्स में से 30% शेयर देना है, ठीक है, कि आपको जो प्रॉफिट होगा ना उसमें जो जो 30% जो शेयर होगा वो मुझे देना है, अगर मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं और बदले में कुछ परसेंट शेयर प्रॉफिट का लेते हैं, ठीक है, जिनको इंटरेस्ट के रूप में मिलता है उनको, ठीक है। जैसे एक कंपनी को 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जब उसने इन्वेस्टमेंट करी ए ने करी थी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, जिसमें उसको 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। उससे कहा था कि 30% मुझे मिलना चाहिए, तो उसको 30% देगा बी को, ठीक है। और उसका 30% क्या होगा देख लो, कि 1,80,000 जो 6 लाख में से था वो तो
इन्वेस्टर के पास जाएगा कि 30% उसने प्रॉफिट का अपने पास रखे, बाकी का जो बचा वो फर्म का प्रॉफिट था। फर्म को तो सिर्फ 30% निकलना, 70% का प्रॉफिट हुआ ना, 30% तो इन्वेस्टर के पास चला गया। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो हमारी कंपनी में पैसा जरूर लगाते हैं, बट वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ शेयर हमें आपके प्रॉफिट में से मिलना चाहिए, तभी हम आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो कैसे स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी ना बिना मैनेजमेंट के नहीं चल सकती। मैनेजमेंट में हमारे क्या क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी आ सकते हैं, या हमारे कोई सीईओ भी आ सकता है। वो क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट होता है जो हमारी कंपनी को मैनेज करते हैं। बिना मैनेजमेंट के कंपनी नहीं चल सकती, क्योंकि मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जो अपने वर्कर्स होते हैं ना उनको सुपरवाइज करना। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो उसी कंपनी में कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा। क्या मिलता है उसको, उसको उसकी सैलरी मिलती है अच्छे से, उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है। रेपुटेशन होने से उसकी गुडविल अच्छी बनती है, जिससे कि वो कंपनी में हाई टू हाई पोस्ट पे जाता रहता है, उसका प्रमोशन होता रहता है। ठीक है, इसे मैनेजमेंट के बिना भी कंपनी नहीं चल सकती। इसका इंटरेस्ट ही क्या है कि मैनेजमेंट का कंपनी में, कि इसको क्या होता है, इसको प्रमोशन मिलती रहती है, इसकी जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, इसलिए ये भी कंपनी का स्टेक होल्डर होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा इसका, क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स। क्रेडिटर्स और सप्लायर भी हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्योंकि बिना किसी सप्लायर की कंपनी में वर्क नहीं हो सकता। हमें जैसे कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है, उसको रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर की जरूरत होती है। सप्लायर का काम क्या होता है कि रॉ मटेरियल कंपनी को सेल करना, जिससे कि क्या होता है कि कंपनी प्रोडक्शन कर सकती है। बट लेकिन रॉ मटेरियल के बदले में सप्लायर को क्या मिलता है, मनी मिलता है। सप्लायर जब रॉ मटेरियल कंपनी को देता है, ठीक है, तो अगर वो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल कंपनी को देगा तो वो कंपनी बार बार उसी सप्लायर से सामान मंगवाएगी, तो अपने अकॉर्डिंग उसका प्राइस भी सेट कर सकता है। ठीक है, उसको प्रॉफिट भी हो सकते हैं। इसे सप्लाई भी हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनके बिना भी हमारी कंपनी में कोई वर्क नहीं हो सकता। इनका मेन इंटरेस्ट क्या होता है सप्लायर का, कि ये रॉ मटेरियल परचेज सेल करेगा हमारी कंपनी को। अगर इसका रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होगा तो कंपनी बार बार उससे बार बार वही वही गुड्स को परचेज करेगी। इससे सप्लायर का मेन इंटरेस्ट क्या है कि उसका वर्क रेगुलरली बना रहेगा इस कंपनी में। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारा, बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ऑब्वियस बात, बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी इनके बिना वर्क नहीं कर सकती। क्योंकि हर कंपनी को लोन की भी जरूरत होती है, नई नई पॉलिसीज की भी जरूरत होती है, नई नई करेंसीज की भी जरूरत होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकर के साथ जुड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, इसे बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ भी उसका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, जिससे कि जो कंपनी है ना वो ग्रोथ कर सके। और बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का इंटरेस्ट क्या है होगा इसमें, कि कई बार अगर बैंकर्स जो भी लोन वगैरह प्रोवाइड करेगी उसको कंपनी को, तो उसको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कंपनी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करती रहेगी तो उनका इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा। अगर इनके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में फाइनेंस रिलेटेड कोई भी इश्यूज क्रिएट होंगे इनके पास, या करेंसी से रिलेटेड हो गया कुछ, तो उसको सॉल्व करने में बैंक इजीली उसकी हेल्प करेंगे। अगर रिलेशनशिप ही नहीं अच्छा होगा तो बैंक जल्दी से हेल्प नहीं करेगा, वो उसको चक्कर कटवाता रहेगा, इधर जाओ उधर जाओ। इसे बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमारी कंपनी इन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसके वेरियस स्टेक होल्डर्स की। अब आता है हमारे एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज भी हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, कोई भी कंपनी एम्प्लॉइज के बिना नहीं चल सकती। एम्प्लॉइज भी क्यों, क्योंकि ये हमारे मैनेजमेंट के अंदर सुपरविजन के अंदर वर्क करते हैं। अगर एम्प्लॉइज हमारी कंपनी में वर्क करेंगे तभी कंपनी चलेगी, बिना इनकी लेबरिंग के कंपनी काम नहीं कर सकती। इसलिए इनका भी मेन पॉइंट होता है हमारी कंपनी में, इनके बिना भी हमारे फाइनेंशियल पोजीशन का नहीं पता चल सकता। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर आता है सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को भी
कुछ पॉलिसीज निकाली होती है, उन्हीं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या है कंपनी को वर्क करना होता है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको लाइसेंस लेना जरूरी होता है, अगर वो लाइसेंस नहीं लेंगी तो गवर्नमेंट उनको इलीगल कह देगी। इससे गवर्नमेंट भी हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है कि हमारी ये कंपनी इलीगल है या इलीगल है। कुछ कंपनीज ऐसी है जिनमें लाइसेंस लेना कंपलसरी है और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनमें लाइसेंस लेना कंपलसरी नहीं होता। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं, कुछ पब्लिक प्राइवेट कंपनी होते हैं, कुछ कंपनीज होती है हाफ गवर्नमेंट है हाफ पब्लिक है, हाफ प्राइवेट कंपनीज है, मतलब आधी तो पब्लिक है आधी प्राइवेट है, कुछ ऐसी भी होती है। इससे गवर्नमेंट में हमारी सबसे बेस्ट स्टेक होल्डर होती है। अगर गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारी कंपनी में कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कंपनी बिना किसी प्रॉब्लम से वर्क करती रहेगी। कोई भी टैक्स टैक्स से रिलेटेड इशू नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम टाइम टू टाइम टैक्स पे करेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी है उसको टैक्स तो पे करना पड़ता है हर साल में, तो अगर वो टैक्स भी पे करती रहेगी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, कोई भी मतलब गवर्नमेंट उसको काम करने से रोक नहीं सकती। इससे गवर्नमेंट भी हमारे बहुत अच्छे स्टेक होल्डर्स है, इनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सेवंथ लास्ट पॉइंट है हमारे, लास्ट स्टेक होल्डर कौन से, ट्रेड एसोसिएशंस। ट्रेड एसोसिएशंस क्या होते हैं, व्यापारिक संगठन, मतलब व्यापार। जो ट्रेड एसोसिएशन क्या होता है कि कुछ एक ऐसी मार्केटिंग होती है जिसमें सभी व्यापारी ना आपस में मिलकर के एक एसोसिएशन मतलब एक कमेटी बनी होती है, उनके साथ भी जो है उसका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। व्यापारिक ट्रेड एसोसिएशन क्या होता है, उसमें क्या होता है कि एक मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्नीचर मार्केट है, एक जगह से फर्नीचर मार्केट है तो वहां का एसोसिएशन अलग होगा, वहां के जो पर्सन होंगे, पर्सन इंचार्ज, उनकी कमेटी अलग होगी, वो अपने हिसाब से मीटिंग्स करेंगे कि हमारा बिजनेस किस तरह से हम बढ़ावा दें, कैसे उसको इंक्रीज करें जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, जिससे कि उसकी गुडविल बढ़े, ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हो। तो ट्रेड एसोसिएशन का मेन काम क्या होता है कि इस टाइप से प्लान्स बनाना जिससे कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो सके, उसके इंटरेस्ट, उसमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इंटरेस्ट ले, ठीक है, उसकी पब्लिसिटी हो। ये थे हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ इंटरेस्ट। कौन कौन से थे, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, सेकंड मैनेजमेंट था, थर्ड हमारे क्रेडिटर्स हैं, फोर्थ हमारे बैंकर्स थे, फिफ्थ हमारे एम्प्लॉइज, सिक्स्थ गवर्नमेंट एंड लास्ट हमारा ट्रेड एसोसिएशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। Let's start with the tools of financial statement analysis। किसके tools कौन कौन से जिससे हमें पता चल सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये भी टू टाइप्स के टूल्स होते हैं हमारे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में भी टू टाइप्स के एनालिसिस आते हैं, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव पहला, ठीक है, फर्स्ट हमारे इसमें आता है कंपैरेटिव, सेकंड एनालिसिस हमारा आता है इसमें ट्रेंड, ठीक है। वर्टिकल में भी हमारे टू आते हैं, कॉमन साइज, फर्स्ट, सेकंड आता है हमारा रेशियो एनालिसिस। देखो टूल्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो ऐसे चलता है, वर्टिकल ऐसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हमें टू आता है, कंपैरेटिव एंड ट्रेंड, और वर्टिकल में हमारा कॉमन साइज आता है और रेशियो एनालिसिस। कंपैरेटिव क्या होता है, जिसमें कंपेयर किया जाता है टू आइटम्स को, ठीक है। ट्रेंड जो हमारे ट्रेंड्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे 5 इयर्स के आपस में लेके उनका आपस में कंपैरिजन करना, ठीक है। कॉमन साइज में क्या होता है कि दो ईयर लिए, दोनों में क्या होता है कि दोनों दोनों में कंपेयर किया बट कंपैरिजन कॉमन ही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और रेशियो एनालिसिस में आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ क्लास में। रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि एक अकाउंटिंग रेशियो होती है
जो हमें क्या करते हैं हमारे बिजनेस में कि ये बताते हैं कि हमारे करंट एसेट जो करंट लायबिलिटीज होती है उनमें कितना चेंज हो रखा है। इससे रिलेटेड आप मेरी पूरी वीडियोस मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने रेशियो एनालिसिस का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है। मेरे चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में आपको रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम आई होप आपको ये थियरीज कंप्लीट हुई और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फुल फ्लैश सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माय सेक्शन वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छे से समझ आए। अगर इससे कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा मत बोले। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।